यदि आप चाहते हैं कि आप तक हमारे एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस तुरंत पहुंचते रहें, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर और लाइक कर दें। आज का टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड 3 मोटिव्स ऑफ डिमांड फॉर मनी। मैं डॉक्टर महेश कौशिक। Limitations of credit creation. Sometimes the people think that the commercial banks have no limitation on creating credit, but there are some certain limitations for the commercial banks to create credit. And sometimes this question comes in exams, like commercial banks do not create credit in the air. It simply means that you will have to explain the limitations of credit creation. यदि आपका प्रश्न आता है एग्जाम में कि वाणिज्यिक बैंक हवा में साख का सृजन नहीं करते हैं, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि आपको इस प्रश्न में साख सृजन की सीमाओं को विस्तार से लिखना है। तो इन सीमाओं की बात करते हैं। द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज कैश रिजर्व रेशो है, जिसको हम कहते हैं कि जो भी हमारा रिजर्व अनुपात है, जमा अनुपात है, जो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपने यहाँ पर मेंटेन करके चलना होता है। द सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट्स इज केप्ट विद द कमर्शियल बैंक्स एंड दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। सो दिस रिजर्व रेशो इज द biggest limitation on creating credit by the commercial banks. So if this ratio increases, it simply means that the value of multiplier will decrease. For example, if cash reserve ratio is 10%, then credit multiplier or money multiplier value will be 10, because the formula is 1 upon reserve ratio. So 1 upon 10% is equal to 10. And if the reserve ratio increases, for example, if the reserve ratio is 20%, then 1 upon 20% is equal to 5. So if reserve ratio increases, then the value of multiplier, money multiplier, will decrease, and resultant, the commercial banks can now create less credit. अब कम साख सृजन कर पाएंगे, क्योंकि जो मुद्रा गुणक या साख गुणक है उसका मूल्य कम हो जाएगा। दूसरी एक सीमा है अमाउंट ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट। जितना प्राइमरी डिपॉजिट ज्यादा आएंगे बैंकों के पास, वो उतना ही ज्यादा साख सृजन कर पाएंगे, और जितना उनके पास प्राइमरी डिपॉजिट्स कम होंगे, वो साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम कर पाएंगे। तो ये एक दूसरी बड़ी लिमिटेशन है। तीसरी है बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। अगर लोगों की आदतें नहीं हैं साख मुद्रा से काम करने की, तो वे ज्यादा अपने पास कैश रखना चाहेंगे, और यदि अपने पास ज्यादा कैश रखेंगे तो प्राइमरी डिपॉजिट्स भी कम हो जाएंगे, और जिसके कारण से बैंक ज्यादा साख सृजन नहीं कर पाएंगे। सो इफ द पीपल आर हैविंग गुड बैंकिंग हैबिट्स, सो इट विल हेल्प इन क्रिएटिंग मोर क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड वाइस वर्सा. And the fourth limitation is credit policy of the central bank. If the central bank is using some measures to control the credit, for example, quantitative measures and qualitative measures. Quantitative measures are just like a bank rate or change in CRR, SLR, or open market operations. If these tools are being used by the RBI, then the commercial banks cannot create more credit. यदि RBI साख नियंत्रण की नीति को अपना रहा है और इस तरह के औजारों का उपयोग कर रहा है, तो इस स्थिति में वाणिज्यिक बैंक ज्यादा साख का सृजन नहीं कर पाएंगे। पांचवा है कॉन्फिडेंस ऑफ डिपॉजिटर्स। यदि कर्ताओं का विश्वास बैंकों में नहीं है, तो वो ज्यादा अपना पैसा वहां नहीं रखना चाहेंगे, और इस स्थिति में जो व्यापारिक बैंक हैं वो बहुत कम साख सृजन कर पाएंगे। सो इफ द डिपॉजिटर्स हैव नो कॉन्फिडेंस इन देयर फाइनेंशियल सिस्टम इन बैंक्स, then it simply means they will not be interested to keep their deposits in the banks, and they will be willing to withdraw their cash from the bank. In this situation, the commercial banks cannot create more credit. And the last one is commercial and industrial policy. If the commercial industrial environment is not in favor of industrialists, so they will not be willing to take more loans from the commercial banks. In that case, the commercial banks cannot create more credit. यदि वातावरण अच्छा नहीं है, काम करने के योग्य यानी कि उद्योगों के अनुकूल नहीं है, व्यापारियों के अनुकूल नहीं है, तो वो ज्यादा ऋण नहीं लेना चाहेंगे, और इस कारण से जो व्यापारिक बैंक हैं ज्यादा ऋण नहीं दे पाएंगे, अर्थात साख सृजन ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ सीमाएं हैं, साख सृजन की लिमिटेशंस हैं। इसको लेकर के सामान्यतः 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि इम्पोर्टेंट है।
और जो हम बात कर रहे थे कि साख सृजन हवा में नहीं होता है, बैंक्स डू नॉट क्रिएट क्रेडिट इन द एयर, तो इसको लेकर के अलग अलग इकोनॉमिस्ट का अपना मत है। कैनन ने कहा है कि जो क्रेडिट क्रिएशन होता है वो वास्तव में बैंक कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, और जो डिपॉजिटर्स वहां पर जमा करते हैं वो केवल उसी अमाउंट को दूसरे लोगों को देते हैं। लेकिन इसमें हार्टले विदर्स का अलग अपना एक स्टेटमेंट है, उनका अपना एक व्यू है। उनका कहना है कि लोन्स के थ्रू भी डिपॉजिट्स क्रिएट होते हैं, तो इसको लेकर के एक अपना अलग डिबेट है, तो इसको हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ द सेकंड मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, डू पीपल डिमांड फॉर मनी, द 3 मोटिव्स ऑफ डिमांडिंग मनी। तो केन्स ने अपनी फेमस बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में इसको बताया है कि लोग क्यों नगद मुद्रा अपने पास रखना चाहते हैं, कैश क्यों रखना चाहते हैं। एंड द फर्स्ट मोटिव इज ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि प्रतिदिन के लेन देन के लिए जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए हमें नगद मुद्रा की जरूरत होती है। हमें रोज के लिए ब्रेड बटर से लेकर के और अपनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें कैश चाहिए होता है। बहुत बार सारी चीजें हम क्रेडिट मनी से परचेज नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें कैश चाहिए होता है, तो इसके लिए भी हमें नगद मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। ट्रांजैक्शन, जिसको हम कहते हैं लेन देन के उद्देश्य से मुद्रा की गई मांग। एंड द सेकंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव, बिकॉज फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन, वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन नियर फ्यूचर, सो वी कीप सम मनी विद अस just for the emergency purposes. So this is called precautionary demand for money, जो हम अपने बैंक में नहीं रखते बल्कि अपने पास अपनी अलमीरा के लॉकर में संभाल कर रखते हैं। कि जैसे आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप जानते हैं, तो हमें कैश की जरूरत पड़ती है और कई बार हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम बैंक में जाकर के और कैश को विड्रॉ कर सकें, तो हमें अपने पास कुछ ना कुछ नगद रखना पड़ता है। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि अभी हमारे पास कैश नहीं है, हमारे कार्ड काम नहीं कर रहे थे, और हमने जब बात की कि हमारे पास पैसे नहीं है, बैंक जाना पड़ेगा, तो हमारी वाइफ ने कहा कि हमारे पास तो पैसे हैं, तो आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और वो अक्सर लेडीज ये पैसा सामान्यतः अपने पास रखती हैं और हस्बैंड्स को बताती नहीं कि उनके पास ये पैसे रखे हुए हैं, तो वो ऐसे ही किसी इमरजेंसी के समय में उपयोग करने के लिए पैसा होता है कि इस तरह के समय में काम आ जाए, तो इसको हम कहते हैं प्रिकॉशनरी demand for money. And third one is most important, last but not least important, we should say most important, speculative demand for money, यानी कि मुद्रा की सट्टा उद्देश्य से की गई मांग। जब आप पैसे को इस तरह से उपयोग करना चाहते हैं कि उसमें जो भी आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव हो रहे हैं उससे तुरंत फायदा लेकर के अपने लाभ को बढ़ा सकें, उससे पैसा कमा सकें, तो इसको हम कहते हैं स्पेकुलेटिव मोटिव या स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। आपको नगद मुद्रा चाहिए होती है। आपको केन्स ने इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा है। क्यों कहा है उसकी हम अभी बात करेंगे। और ये तीनों उद्देश्य से जो मांग आपको की जाती है, ये तीनों उद्देश्य से की गई मांग ही मुद्रा की कुल मांग होती है। मींस द टोटल डिमांड ऑफ मनी इज एक्चुअली द सम ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी एंड स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू कीन्स वी डिमांड फॉर मनी फ्रॉम दीज 3 पर्पसेस। दिस इज द क्वेश्चन विच कम्स इन 10 मार्क्स। सो अगर हम देखें कि जो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड है, मींस द प्रिकॉशनरी एंड ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी एंड प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी, बोथ हैव नो रिलेशन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, they have relation with the income level. If income level increases then the demand for both purposes. So यदि आपका मान लीजिए कि आय का स्तर बढ़ता है तो आप लेन देन में भी ज्यादा मुद्रा का उपयोग करेंगे क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा हो जाएगा। आपको उसी के अनुरूप अपने पास प्रिकॉशनरी भी कुछ पैसा ज्यादा आप रखेंगे। गरीब आदमी कम पैसा उसके लिए रखता है इमरजेंसी के लिए, और अमीर आदमी ज्यादा रखता है। तो इनका संबंध केवल आय के स्तर यानी इनकम ऑफ लेवल से है, बट बोथ टाइप ऑफ डिमांड ऑफ मनी हैव नो रिलेशन विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर के साथ कोई संबंध नहीं है। यदि ब्याज की दर बढ़े या घटे, हमें रोजमर्रा की जरूरतों पूरा करने के लिए जितना पैसा चाहिए हम उतना रखेंगे, इमरजेंसी के लिए हमें जितना पैसा चाहिए हम उतना पैसा रखेंगे। तो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए इनकी लाइन या कर्व जो है दैट इज वर्टिकल, मींस पैरेलल टू ओवाई एक्सिस होता है, जिसको आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। L1 से आपको शो किया हुआ है। और दूसरा जो तीसरे पर अगर हम जाएं, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी विच इज कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय J.M. Keynes, सो इट हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। एट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट less money is demanded in cash,
यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोग बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करके रखेंगे, इसलिए वो अपने पास पैसा कम रखना चाहेंगे यदि आपको अच्छा रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करता है तो आपको लगता है कि कुछ बेनिफिट उसमें नहीं है, तो आप फिर उसको स्पेकुलेशन में लगाते हैं कि जल्दी से इसको कहीं पैसे को लगाकर और काफी लाभ कमाया जाए। दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशंस। तो जो भी इकोनॉमिक चेंजेस हैं उनमें आप तुरंत से पैसा डाल करके और बेनिफिट लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड में लगा दिया, आपने कहीं कमोडिटी मार्केट में तुरंत से लगाया और आपने सोचा कि आज शाम तक इसके रेट बढ़ जाएंगे और हम पैसा वहां से कमा लेंगे, तो वहां पर आप पैसा लगाना चाहते हैं। या फिर और जहां पर क्रिकेट वगैरह या इस तरह की चीजें जो उसमें भी पैसा लगाया जाता है वो लीगल है, तो वहां पर भी जहां लीगल है लगाया जाता है इन सब चीजों में पैसा कमाने के लिए। तो इसके लिए लोग डिमांड करते हैं कि लेकिन अगर आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप इस तरह के रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, इसलिए डिमांड मनी की कम हो जाएगी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। लेकिन अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आपको लगता है कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आप इस तरह के जोखिम रिस्क लेना चाहेंगे, इसलिए फिर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट्स व्हाई द स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इन तीनों तरह की डिमांड को हम जोड़ते हैं तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग टोटल डिमांड कर्व मिलता है, टोटल डिमांड ऑफ मनी कर्व मिलता है, जो कि इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। इस तरह से आपका जब तीनों का डिमांड मिलाने से हमें डिमांड कर्व मिलता है। जो सप्लाई है वो मार्केट में आरबीआई या जो भी कोई सेंट्रल एजेंसी है वो उसको हैंडल करती है, आरबीआई के या सेंट्रल एजेंसी के कंट्रोल में होती है। सप्लाई का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, और इसलिए दो सप्लाई और डिमांड जब दोनों को हम लेकर चलते हैं तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। तो मनी मार्केट में वेयर द डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड मनी मार्केट इक्विलिब्रियम। एंड थ्रू दिस इक्विलिब्रियम ऑफ मार्केट, through this money market equilibrium, we actually determine the rate of interest in the economy. So, through the diagram, you can see that there is downward sloping money demand curve and vertical money supply curve, because this supply has no relation with rate of interest. So, both are intersecting, and I is determined the rate of interest, that is the equilibrium rate of interest in the economy. So, that is the money market equilibrium. तो इसकी चर्चा केन्स ने की है कि यह मुद्रा बाजार का संतुलन है, जहां पर नीचे की ओर गिरता हुआ मुद्रा का मांग वक्र जिसका ब्याज की दर के साथ विपरीत संबंध है, और दूसरा पूर्णतया बेलोचदार मुद्रा की पूर्ति का वक्र जिसका ब्याज की दर के साथ कोई संबंध नहीं है। दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं वही मुद्रा बाजार का संतुलन है, और इससे ये आई हमारा जो है वो ब्याज की दर संतुलन में निर्धारित होती है। एक इससे रिलेटेड और प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में आता है, और वो होता है तरलता बंध, तरलता जाल, इंग्लिश में जिसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, जो बताता है कि एट द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देयर इज लेस डिमांड फॉर मनी एंड एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड फॉर मनी एक्सटेंड्स, बट एट द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिमांड ऑफ मनी बिकम्स परफेक्टली elastic. Observe it from the diagram. It is shown on the liquidity curve L2, where the L2, the part of L2 becomes parallel to the OX axis, where the speculative demand for money is taken on X axis. So that is the liquidity trap, जो बताता है कि जब ब्याज दर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाती है तो उस स्थिति में मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है, अर्थात लोग उस स्थिति में कितनी भी मुद्रा की मांग कर सकते हैं, ये मुद्रा की मांग किसी भी सीमा तक बढ़ सकती है। इसी को तरलता जाल या तरलता बंध की स्थिति कहते हैं। ये भी शॉर्ट नोट में आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी कैन एक्चुअली गेट 3-4 10 marks question. So out of these 3-4 questions, you may get 1 or 2 question in your exam. So good luck, and if you have any doubt, please give your suggestions, or any doubt if you have, you can write in comment box. Thank you.